बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब यहाँ पे ये है कि बायोलॉजी के अंदर जब भी साइंटिस्ट को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो या कोई और चीज़ हो, तो उसका वो हल कैसे निकालते हैं, कैसे वो उस बीमारी के हल तक पहुंचते हैं, उसकी जो जड़ों तक पहुंचते हैं, तो कैसे पता चलता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालते हैं, ये हम बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे बायोलॉजी है, आपको पता है कि बायोलॉजी ये है ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस। और बाकी साइंसेस की तरह ये भी यानी बायोलॉजी भी एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। यानी ये एक सिस्टम के ज़रिए इसमें तमाम प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, एक सिस्टम के ज़रिए ये चलता है। तो साइंसदान कैसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। मलेरिया था, मलेरिया का हल निकल गया, कैसे पता लगा एड्स के बारे में, किस तरीके से इन चीज़ों तक ये पहुंचते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है मामला, वो ये है कि ऑब्जर्वेशन से। याद रखें, कोई भी आप लोग भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो हमेशा काम कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑब्जर्वेशन से। कोई मुशाहिदा किसी साइंसदान के सामने आता है और उस मुशाहिदे की बिना पे वो काम फिर स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन जो है इंसान कई तरीक़ों से कर सकता है। ऑब्जर्वेशन इंसान जो है या साइंटिस्ट जो है वो विजन से देख के भी कर सकता है, हेयरिंग से सुन के भी कर सकता है, स्मेल से भी कर सकता है, टच से किसी चीज़ को छू के भी जो है वो कर सकता है, और टेस्ट से भी कर सकता है, टेस्ट। तो ये 5 जो हैं ये हमारे पास सेंसेस अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जिसकी मुताबिक हम लोग अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो ये 5 जो हैं सेंसेस। फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपने याद रखना है कि यहाँ से प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, या कोई भी चीज़ न्यू डिस्कवर होने जा रही है तो हमेशा काम कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से। जिस साइंसदान का जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी ही जल्दी वो कोई चीज़ डिस्कवर कर सकता है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है आप लोगों ने बता देना है कि ऑब्जर्वेशंस तो बता दिया, मुशाहिदे को बोलते हैं, और मुशाहिदा आप इन चीज़ों से 5 चीज़ों को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आगे जो है ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है। एक को आप लोग कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और एक को आप लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटी का मतलब मेयार और क्वांटिटी का मतलब मिकदार। देखें कि जो दोनों ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बहुत फ़र्क है। क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर कोई ना कोई क्वांटिटी आ जाती है, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं आती। मिसाल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। हम लोग 9th-10th में पढ़ के आ रहे हैं कि मॉस्कीटो इज़ द काज ऑफ या वाज द काज ऑफ मलेरिया, हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। हम कहते हैं कि मॉस्कीटो की वजह से मलेरिया होता है,
ठीक हो गया। या मार्शी एरियाज के पास जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है, ये हो गया क्वालिटी, कोई नंबर नहीं आया। जो लोग मार्शी एरिया के पास रहते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है उन लोगों की निस्बत जो कि नॉन मार्शी एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब आ जाएं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आपको ये ऑब्जर्वेशन आई कि हमने 100 लोगों का मुआयना किया जो कि मार्शी एरिया में रह रहे थे, उनमें से 90 लोगों को मलेरिया पाया गया। तो अब आप देखें वहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो लोग मार्शी एरिया में रहते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा कि हमने 100 लोगों का जो है टेस्ट किया तो उनमें से 90 जो थे उनमें जो है मलेरिया पाया गया। तो अब इसमें नंबर आ गया। अब ये भी ऑब्जर्वेशन है और ये भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में नंबर आ गया है। अब आपको फौरी तौर पे ज़्यादा एहसास होगा कि यार ये बहुत बड़ी फिगर है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द मार्शी एरिया एंड द मलेरिया। तो हमेशा इसी वजह से कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को एज होता है, इट इज़ बेटर, ये जो होती है ये बेटर होती है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव से, ये बेटर होती है क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्वांटिटी आ गई है, आपको फॉरन फिगर से अंदाज़ा हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का एक और फ़ायदा ये होता है ऑब्जर्वेशन का कि इसको आप लोग डाटा की फॉर्म भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, ये लिख दिया यहाँ पे नॉन मार्शी एरिया और यहाँ लिख दिया मार्शी एरिया। अब आपने सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन की 100 लोगों की जो कि नॉन मार्शी एरिया में रहते हैं और 100 लोगों की जो कि मार्शी एरिया के पास रहते हैं। आपने देखा कि 100 लोगों में पिछले साल जो आपने टेस्ट किया उनमें से सिर्फ 8 लोगों को मलेरिया पाया गया और यहाँ पे 90 लोगों को मलेरिया पाया गया। अब आप खुद देख लें, आपके फ़ौरन आप लोग जो हैं यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे कि यार कोई रिलेशन है मार्शी एरिया का। यहाँ पे 100 में से 90 लोगों को जो है मलेरिया हो रहा है, जबकि यहाँ पे 100 में से 8 लोगों को मलेरिया हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका रिलेशन भी है। और आपने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को किस फॉर्म में दे दिया, डाटा की फॉर्म में, और आपको फौरी तौर पे एहसास हो गया कि जो भी प्रॉब्लम है वो मार्शी एरिया के साथ है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो जब आप लोग ये ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं उस पे फिर आप लोग एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट को आप लोग नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। उस स्टेटमेंट को आप लोग फिर कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और हाइपोथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन होती है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे आप लोग जो स्टेटमेंट जारी करते हैं उस स्टेटमेंट को फिर आप लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। यानी आपने देखा और इस पे आपने कहा कि मार्शी एरिया कुड बी द काज ऑफ मलेरिया, तो ये आपका हाइपोथेसिस बन गया। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके साथ साथ हम लोग आपको हाइपोथेसिस बनाने के और तरीके भी बताएंगे। हाइपोथेसिस बनाने के और बहुत से तरीक़ेकार इसमें आ जाएंगे, जैसे कि हाइपोथेसिस बनाने के 2 तरीके क्या क्या हैं जी। हाइपोथेसिस बनाने के एक को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक को आप लोग बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये भी हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस नहीं भूलना किसकी बेस पे बना था, ऑब्जर्वेशन की बेस पे बना था। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। ये जो हाइपोथेसिस है इसके अंदर ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसके बारे में आप लोगों ने ये बता देना है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग इसमें आप लोगों ने ये बता देना है कि इट इज़ द वे ऑफ
फॉर्म्यूलेटिंग हाइपोथेसिस, यानी ये हाइपोथेसिस बनाने के उस तरीके को कहते हैं इन विच वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब आपकी बुक में सिर्फ लिखा हुआ है इन विच वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, वो लाइन क्लैरिफाई नहीं होती। अगर आप ये लिखेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग इज द वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस इन विच वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो बड़ी वैलिड लाइन बन जाती है ये। यानी इसमें आप लोग एक जर्नल स्टेटमेंट देते हैं और जर्नल स्टेटमेंट से आप लोग स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? इफ़ और देन से। इसमें इफ़ और देन का इस्तेमाल भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे, इफ़ द पीपल आर लिविंग इन द मार्शी एरिया तो देन दे हैव मोर चांसेस ऑफ मलेरिया। तो ये बन गया हाइप। अब आपने क्या कहा कि इसमें इफ़ भी आ गया और देन भी आ गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग इफ़ और देन का इस्तेमाल भी आ गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी बहुत से लोग जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। असलम जो है वो भी क्योंकि मार्शी एरिया में रहता है, उसको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह एक और बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ ऑल दी बर्ड्स, अगर दुनिया के हर परिंदे के क्या हैं? विंग्स हैं। अब मैंने पूरी दुनिया के परिंदों की बात कर दी, जर्नल। इसका मतलब ये होगा कि स्पैरो, जो स्पैरो है, ठीक है, वो भी एक क्या है? परिंदा है। तो लिहाजा उसके भी क्या होंगे? विंग्स लाजमी होंगे। तो पहले आपने बात कर दी जर्नल की, फिर आपने बात कर देनी है स्पेसिफिक की। अगर दुनिया के तमाम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, तो अगर कोई ख़ास पौधा जो है उसको भी अंधेरे में रख देंगे तो वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक आपने बात करनी होती है। तो ये होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके रिवर्स में हमारे पास आ रहा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो इसके उलट चलता है। लाइन आप पूरी लिखेंगे कि इट इज अ वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस इन विच वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें पहले आप लोगों ने स्पेसिफिक बात करनी है, फिर बाद में आप लोगों ने जनरल बात करनी है। मिसाल के तौर पे असलम स्पेसिफिक हो गया। असलम क्योंकि मार्शी एरिया में रहता है, उसको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप सब लोग भी मार्शी एरिया में रहते हैं, आप लोगों को भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले स्पेसिफिक टू जनरल। अब बुक की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर स्पैरो है, अब मैंने पहली बात ही स्पैरो की कर दी, स्पेसिफिक कर दी। स्पैरो एक बर्ड है और इसके क्या हैं? विंग्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल बर्ड्स, दुनिया के जितने भी जो बर्ड्स हैं उनके भी क्या होंगे? विंग्स होंगे। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है हम लोगों को हाइपोथेसिस की। फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक भी हो जाता है और स्पेसिफिक टू जनरल से भी अंदाज़ा हो जाता है। तो हाइपोथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो ये आप लोगों ने देख लिया फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग से, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में फ्रॉम स्पेसिफिक टू जो है जनरल में चले जाते हैं। इसके अलावा हाइपोथेसिस बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। तो हम यहाँ पे एक और हेडिंग बना लेते हैं, अदर वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस और किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 या बन सकता है इंट्यूएशन और इमेजिनेशन।
ज़रूरी नहीं है एक साइंसदान सोच के ही कोई हाइपोथेसिस बनाए, अचानक भी बन जाता है, इमेजिनेशन से भी बन जाता है। मिसाल के तौर पे न्यूटन आपने देखा बैठा हुआ था, सेब गिर गया, ठीक है ना, सेब तो उससे पहले भी बहुत दफ़ा गिरा होगा, लेकिन उसके जहन में अचानक आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन जो है वो सेब को खींच रही है, तो वहाँ से ग्रेविटी का उसको अंदाज़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इमेजिनेशन से भी, इंट्यूशन से भी, अंदाजे से, मतलब आपके जो छठी हिस्सा है उससे भी आप लोग जो है वो उससे बन सकता है, एक हाइपोथेसिस जो है वो तख्लीक हो सकता है। इसके साथ नंबर 2 एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, अब एस्थेटिक प्रेफरेंसेस ज़ाती पसंद नापसंद। अब एक शख्स है उसको कलर करने का बहुत शौक़ है, पेंट करने का बहुत शौक़ है, उसकी वो पसंद है। अब वो क्या करता है कि वो 2 कलर्स को खुद ही उस खुशी के साथ अपने 2 कलर्स को मिक्स करता है, ग्रीन को रेड से मिलाता है, रेड को येलो से मिलाता है, देखता है कि नया कौन सा कलर बनता है। तो जिस काम के अंदर एक पसंद हो, एक शौक़ हो काम करने का, उसके अंदर भी नए से नए जहन के अंदर ख़यालात जो हैं हाइपोथेसिस यानी कि वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ रिलीजियस और फिलॉसफिकल आइडियाज़, ठीक है, यानी ये जो मजहबी किताबें होती हैं उसको पढ़ने के बाद भी इंसान जो है उसके ख्याल में आता है कि यार मैं इसको चेक तो करूँ, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो रिलीजियस और फिलॉसफिकल आइडियाज़ जो हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कुरान पाक के अंदर एस्ट्रोनॉमी का भी जिक्र है, उसके अंदर जो है एम्ब्रियोलॉजी का भी जिक्र है। तो किस तरह एम्ब्रियो जो है एक लीच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो बहुत बाद जाके 1400 साल बाद जाके डिस्कवर हुआ कि वाकई जो है कि जो एम्ब्रियो है ह्यूमन का, वाकई ही वो लीच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्टेज ऐसी भी आती है। तो ये जो आइडियाज़ होते हैं रिलीजियस और फिलॉसफिकल आइडियाज़, उनसे भी पढ़ के इंसान को उसको चेक करता है, तो उसको देखता है, तो वहाँ से भी ये आइडियाज़ जो हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह नंबर 4 कंपैरिजन और एनालॉगी। बाज़ औक़ात आप लोग 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, काम जो था वो आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते करते आपके जहन में कोई नई बात आ जाती है, तो वो भी जो है वो कंपैरिजन और एनालॉगी के अंदर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह लुकिंग फॉर वन थिंग एंड डिस्कवरिंग अनदर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग जो हैं कोई काम कुछ और कर रहे होते हैं, आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो जाती है। जैसे मैडम क्यूरी के बारे में कहा जाता है कि वो अचानक ही उन काम वो कुछ और कर रही थी, तो अचानक ही उनसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, रेडियम वगैरह, वो डिस्कवर हो गए। तो ये हो जाता है बाज़ औक़ात कि काम कुछ होता है और लेकिन डिस्कवर कुछ और हो जाता है, तो उससे भी न्यू हाइपोथेसिस बन जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में देखा कि हाइपोथेसिस जो है 2 तरीक़ों से, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, और हमने देखा अदर जो वेज़ हैं, इंट्यूशन, एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, रिलीजियस और फिलॉसफिकल आइडियाज़, कंपैरिजन और एनालॉगी, एंड लुकिंग फॉर वन थिंग एंड डिस्कवरिंग अनदर थिंग, उनसे भी ये जो हैं इसमें हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड को ही अगर हम कंटिन्यू रखें, तो जब साइंटिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट में लेके जाते हैं। अब जब वो एक्सपेरिमेंट जब बिल्कुल वैसे ही अगर कामयाब हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स ने एक हाइपोथेसिस देखा, उसको एक्सपेरिमेंट में लेके आया, और एक्सपेरिमेंट में लेके आने के बाद वो ठीक भी हो गया जैसे उसने सोचा था, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया साइंसदान का। और इस तरीके से ऐसे हाइपोथेसिस को जो कि बार बार एक्सपेरिमेंट में ठीक साबित हो रहा होता है, उस हाइपोथेसिस को जनरली क्या कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो वो एक्सेप्टेड पे आ जाएगा जनरली, कि एक्सेप्ट कि भाई हाइपोथेसिस ठीक है ये, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ
हाइपोथेसिस तो बन जाता है, इससे मज़ीद आगे फिर और हाइपोथेसिस भी बनते रहते हैं। जैसे आपकी बुक में ही लिखा हुआ था, पहला हाइपोथेसिस क्या आया था? पहला हाइपोथेसिस आया था कि द मार्शी एरिया कुड बी द काज ऑफ मलेरिया। फिर बाद में उसी से हाइपोथेसिस एक और बन गया कि नहीं, मार्शी एरिया नहीं, मॉस्कीटो इज़ द काज ऑफ मलेरिया। फिर हमने कहा नहीं, मॉस्कीटो नहीं, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। हमने कहा प्लाज्मोडियम भी नहीं जी। फिर उसमें कहा कि प्लाज्मोडियम के साथ एनोफिलीज मॉस्कीटो उसके अंदर होता है तो इस तरह करते करते बहुत से हाइपोथेसिस बनते जाते हैं, ठीक है। और अगर हाइपोथेसिस बनते जाएं और हाइपोथेसिस बनने के बाद वो बार बार चेक होते जाएं, चेक होने के बाद वो ठीक साबित होते जाए, आखिरकार वही जो स्टेटमेंट किसी ज़माने में हाइपोथेसिस थी, अब उसको अब हाइपोथेसिस नहीं कहना, क्योंकि वो बहुत दफ़ा चेक हो चुका है। तो उसको अब हम लोग क्या नाम दे देंगे? थ्योरी का नाम दे देंगे, ठीक है। मुख्तलिफ साइंसदान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो भी चेक करते हैं कि क्या ये ठीक बात की है उसने, और अगर वो बार बार ठीक साबित होता जा रहा है तो वही पहले हाइपोथेसिस था, उसका नया दर्जा क्या हो गया? वो बन गया थ्योरी हो गया, क्योंकि इट इज़ सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स। अब जो थ्योरी होती है, एक अच्छी थ्योरी जो होती है वो क्या होती है? वो प्रिडिक्टिव भी होती है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। अ गुड थ्योरी, उसकी खूबियां क्या हैं? अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। अ गुड थ्योरी की दो निशानियां हैं कि वो प्रिडिक्टिव का मतलब है पहले से ही बता देती है, और एक्सप्लेनेटरी भी होती है और वो वजह भी बता देती है। मिसाल के तौर पे जिस ज़माने में दूध को फ्रिज में या फ्रिज डिस्कवर नहीं हुआ था, तो साइंसदानों ने बताया होगा कि जी बैक्टीरिया जो है वो क्या कर देते हैं? दूध को ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं दूध में। अगर उसको बॉयल ना किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो गया? प्रिडिक्टिव। अब आपको लोगों को पता है एज अ साइंस स्टूडेंट कि अगर आप मिल्क को बॉयल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्पॉइल हो जाएगा। पहले ही बता दिया आपने। और अब आपको पता है एज अ साइंस स्टूडेंट के इसके जो बैक्टीरिया है अंदर जाके केमिकल्स मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले से बता दिया कि ये ख़राब हो जाएगा। अगर कोई पूछ ले जी क्यों ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। एक्सप्लेनेटरी भी वो होता है कि जी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को एक टेम्परेचर चाहिए, उसको बाहर गर्मी में रखेंगे तो बैक्टीरिया जो है हर 20 मिनट के बाद वो डिवाइड होगा। ना सिर्फ डिवाइड होगा बल्कि उसके अंदर ख़तरनाक केमिकल फेंकेगा दूध के अंदर, और वो दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेटरी भी होता है। तो फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट जो है, इस प्लांट को मैं अंधेरे में रखने लगा हूँ, तो आप पहले ही बता देंगे भाई ना रखना, ये प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। अगर वो पूछ ले क्यों ख़राब हो जाएगा, तो आप बताएंगे भाई इस वजह से कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होती है, प्लांट को अगर आप लोग अंधेरे में रखेंगे तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, प्लांट जो है वो अपनी ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। तो आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो गुड थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव भी होती है और एक्सप्लेनेटरी भी होती है। इसी तरह ऐसी थ्योरी जिसमें से मज़ीद हाइपोथेसिस निकलें, ऐसी थ्योरी जिसमें से मोर हाइपोथेसिस निकलते जाएं, बनते जाएं, तो ऐसी थ्योरी को आप लोग प्रोडक्टिव बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकती हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है पैदावार बनाए, यानी कि एक थ्योरी बन गई, उससे आगे फिर मज़ीद बहुत से हाइपोथेसिस बन गए, तो लिहाजा ये थ्योरी क्या कहलाएगी? प्रोडक्टिव। अब साइंसदान जो हैं दुनिया के, वो कोशिश करते हैं, वो डिसअप्रूव वो चेक करते हैं और इसको बार बार देखते हैं कि जिस साइंसदान ने ये थ्योरी पेश की है, ठीक है, इसको गलत करने की कोशिश करते हैं। वो भी चेक करते हैं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट होता है। तो अगर ये फिर भी सर्वाइव कर जाए दिस स्केप्टिकल अप्रोच से, अगर इफ थ्योरी सर्वाइव, यानी सर्वाइव से मुराद ये है कि अगर आप फिर भी थ्योरी को गलत साबित ना कर सकें, इस स्केप्टिकल का मतलब तनकीदी अप्रोच से, क्योंकि दुनिया के सारे साइंसदान तनकीद कर रहे हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये गलत साबित नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली फिर इसको लॉ का दर्जा दे दिया जाता है। और एक दफ़ा जब ये लॉ बन जाए तो फिर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होता है और यूनिफॉर्मली कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम के तमाम साइंटिस्ट के लिए वो काबिल कबूल भी होगा और ये यूनिफॉर्म भी होगा, फिर इसमें कोई गलती की गुंजाइश
नहीं रहती। तो फिर ये आप लोगों ने बता देना है। बायोलॉजी के अंदर भी लॉज हैं, लेकिन बायोलॉजी की एलूसिव नेचर, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशंस, तब्दीलियाँ इतनी को आती हैं कि इसमें चेंजिंग आती रहती है, लिहाजा इसमें इतने ज़्यादा लॉज नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर साइंसेस। तो लिहाजा बायोलॉजी के अंदर आप सिर्फ 2 ही लॉज पढ़ते हैं। आखिर में जाके आप लोगों ने इसमें बता देना है, एग्जाम्पल दे देना है। एक का नाम है हार्डी वेनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ। और ये दोनों लॉज जो हैं आपके सेकेंड ईयर में हैं, और मेंडल्स लॉ तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।